अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह स्टेटमेंट दिया है आज जो समिट जारी है, बैंकिंग समिट 2025। इसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन है और अगर इसी तरह से जो स्ट्रेटजीज़ अपनाते हुए मईशत को बहाल करने के लिए इक़दाम किए गए हैं इनको कंटिन्यू रखा जाएगा तो पाकिस्तानी मईशत इसी तरह तरक्की की राह पर गामजन रहेगी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो ग्रो करती हुई नजर आएगी। साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे कराची में होने वाले मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से कि यह कत्ल केस अब क्या रुख इख्तियार करता जा रहा है और इस केस की तफ्तीश जूजू आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसे नाम इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे बड़े नाम इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं कि जो अवाम के लिए भी हैरत का बाइस बन रहे हैं कि इस तरह की शख्सियात भी इस तरह के वाकयात में किस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आती है और उनकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फिरता नजर आता है इन शख्सियात का तशख़्ख़ुस जब मजरू होता है। इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि जी कराची में गिरा फरोशी के हवाले से जो शिकायती सेल कायम किया गया है, कमिश्नर कराची के अंडर ये शिकायती सेल काम करेगा और जो ये कहा जाता है कि जो ग्रोसरी मार्केट्स हैं जहां पर ये तमाम तर सामान थोक के निर्खों पर दस्तयाब होता है, चोड़िया बाजार उनमें से एक है, वहां पर ये शिकायती सेल का आज एक इफ्तिताह किया गया है। क्या तरीक़ाकार होगा शहरियों का गिरा फरोशी के हवाले से शिकायत दर्ज कराने के लिए और इस तरह के शिकायती सेल महंगाई को कंट्रोल करने में या खुद महंगाई करने में किस तरह से रोकथाम यकीनी बना सकेंगे। इन तमाम तर मौज़ूआत पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और पॉलिसियों के मुस्तकबिल के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है माहिर माशियात हैं जनाब रेहान अतीक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए कि आज एक तरफ तो हमने ये देखा कि बैंकिंग समिट 2025 में वज़ीर ख़जाना ने जो स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, वहीं दूसरी जानिब सिंध में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का भी बाकायदा तौर पर आज आगाज़ कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं इन स्टेप्स को पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए? देखिए, जो आज समिट में जिन्होंने खिताब किया वो उसमें काफ़ी लोग भी मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था। देखिए, उनका बहुत एक क्लियर स्टांस था कि देखें अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने एक शेप दी है और आई थिंक इसमें मल्टीपल सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें SIFC की भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो तीन मेजर चीज़ें थी। सबसे बड़ा उनका था कि अब पाकिस्तान में हमारी जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, जिसमें सेगमेंटेशन हर सेक्टर की उन्होंने डिफाइन की कि सर्विस सेक्टर की होनी है, फिर प्लस आपकी जो कन्वेंशनल ग्रोथ है जो आपकी टेक्सटाइल से और बाकी जो कमोडिटी से आ रही होती है एक्सपोर्ट से वो है, प्लस IT की ग्रोथ है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप सब देखें नज़र आता है लिक्विडिटी, वो है आपकी ट्रेन जो स्किल लेबर है उसकी सप्लाई साइड के ऊपर। क्योंकि हम जो बाकी चीज़ें हैं उसमें हमारी जो ग्रोथ होगी वो बहुत सब्जेक्टिव है, उसमें आपकी बेसिकली रिफॉर्म्स प्लान भी आने रिफॉर्म्स भी आनी है। ये वो चीज़ है जो लोग हैंगिंग फूड है, जिस रीजन की ग्रोथ जो हो रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया पूरा जो GCC की ग्रोथ है, अगर आप और दे आर वेरी फ्रेंडली विद पाकिस्तान। आज भी अगर हम ये बातें ज़रूर सुनते हैं कि वीज़े की इशूज़ हैं, ये हैं, लेकिन आज भी वो चाहते हैं कि अगर अच्छी लेबर पाकिस्तान से आएगी तो उसको प्रेफर करते हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। तो हमें ये 2-3-4 सेक्टर जिसके ऊपर उन्होंने बात की कि जी हमें करना है, तो आई थिंक हमें इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या हम सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी लो कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है। अब रीजन में चेंजेस आ रही हैं। अब ये अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ इम्पोज करता जा रहा है, वो चाइना पे इम्पोज टैरिफ करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा, तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कि आई थिंक हम पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतरी है इस टाइम पे आपकी चीज़ों के अंदर। मैं आज एक आपने दूसरे पर बात कर रहे थे कि वो चीज़ों की प्राइसेस की, मैं आज एक सर्वे करवा रहा था अपने रिसर्च से, जो रमज़ान के जो बैग्स हैं उनकी प्राइसेस इस साल जो स्टोर्स में पिछले साल से कम है। इतनी इसके कमोडिटी प्राइसेस में डाउनवर्ड एडजस्टमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे एक पैकेज पिछले साल मिनिमम 3,500 रुपये का था, इस साल 2,800 से 2,700 रुपये आया हुआ है। तो चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हुई हैं, लेकिन सब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के जो करंट अकाउंट है वो हमारा पॉजिटिव रहे,
हमारा फिर एक हम ऐसे आर्टिफिशियल ग्रोथ की तरफ ना चले जाएं जिससे फिर हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन होना शुरू हो जाए और हमारी बाकी चीजों में इम्पैक्ट आना शुरू हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काफी काम हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं, तो आई थिंक अगले साल 2 साल तक मेरे ख्याल से चीजें नजर आना शुरू हो। अच्छा, कुछ प्राइवेटाइजेशन की भी बात की गई है इदारों की निजकारी के हवाले से कि इस वक्त जो पॉलिसीज नजर आती हैं वो उसकी वजह से कारोबारी माहौल तो खासा साजगार है, लेकिन क्या निजी शोबे को पॉलिसी बनाकर इस हवाले से मईशत को मजीद बेहतर किया जा सकता है? इदारों की निजकारी का जो एक प्लान बाकायदा तौर पर मौजूद है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ये बात की, उन्होंने बैंक्स को भी कहा है कि आप लोग आएं और हम आपको एज एडवाइजर या बाय साइड सेल साइड दोनों ले सकते हैं और हम आपको पे भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्राइवेटाइजेशन किस चीज की होनी है। अब अगर आप डिस्कोर्स की बात करते हैं, वो मेरे अपने हिसाब से पहले उनके रिफॉर्म्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो प्राइवेटाइज होगी, वरना आज बिल्कुल औने पौने दामों में होंगे। पीआईए को आप ले लें, पीआईए के अंदर कहीं ऐसा मसला नहीं है कि पीआईए के अंदर बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि आया आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो रिजल्ट नहीं आ रहे कि आईटी की ग्रोथ पे, दूसरा ये जो पीआईए जैसी टेलीकम्युनिकेशन और पीआईए की निजकारी के ऊपर। देखिए, बात ये है कि ग्लोबली मार्केट्स में ये 2 चीजें ऐसी जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अब रीजनल एयरलाइंस बहुत आगे निकल गई हैं। अब पीआईए जो है उसको बेसिकली अपना बिजनेस मॉडल के साथ साथ अपनी जो इन्वेस्टर बेस्ड है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और आई थिंक चाहे हम बिल्कुल एक लो कॉस्ट पे लेके जाए पीआईए को, लेकिन हमको बेसिकली इन्वेस्टर को लेके, फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आना पड़ेगा पीआईए में। तो वो प्राइवेटाइजेशन मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगी। जो इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन जिनको आपने प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में डाला हुआ है उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे लेके जाएं, उनको सीधा करें, पहले ठीक करें, फिर इस हालत में आती है तो फिर आप उसके लिए प्राइवेटाइजेशन की वजह सकते हैं। आज की तारीख में मुझे नहीं नजर आ रहा कि प्राइवेटाइजेशन को इतनी लिक्विडेट बिजनेस है। ठीक। अच्छा रेहान साहब, ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर लैंड है पाकिस्तान और ज़रई टैक्स के निफाज के हवाले से जब बात की जाती है तो इसकी वसूली में किस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि ये समझा जाता है कि इसके बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं है। देखिए, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसकी टोटल पेमेंट जो है और सिस्टम जो है वो कैश बेस्ड इकोनॉमी में होता है, ठीक है ना। ये आज भी जो किसान है वो उसको आदत नहीं है कि वो बैंकों से फाइनेंस लेके काम कर रहा हो या फला चीज कर रहा हो, तो वो आज भी सप्लायर्स क्रेडिट पे काम करता है कि अगर उसे गंदम चाहिए कि खाद चाहिए तो वो सप्लायर से वो थोड़ा सा कैश पे लेता है और उसको जब फसल आती है तो पैसे पे करता है। इसी तरीके से है तो आप बकरीद पे देख लें, जब जानवर होते हैं 2 अरब डॉलर के इक्विवेलेंट आपके जानवर बिक जाते हैं, सब कैश हो रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो नंबर्स नजर आ रहे हैं एग्रीकल्चर में वो और उसमें और आपकी एक्चुअल जो रिसीव हो रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने बेसिकली जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम भी कर रही है और करना भी चाहिए, जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर बैलेंस शीट पे एग्रीकल्चर इनकम दिखाई हुई और उसको टैक्स क्लेम लेते थे, तो वो कंपनीज हैं जिनको आपको टारगेट करना है। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो आपकी जिसको आप कहते हैं मंडी जो है वहाँ पे आप टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर करें, आरती के लेवल पर टैक्स कलेक्ट करें, वो चाहे बाद में जाहिर है कि वो पास ऑन किसान से होके आएगा। अगर हम किसान के पास जाएंगे, नियो का जो आपकी मंडियां हैं वहाँ पर आप इस चीज का सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें कि आप कलेक्शन टैक्स की वहाँ पे करें। अगर आप ये रहेंगे कि जी मेरी 2 एकड़ लैंड है तो मुझे मिल जाए, तो ठीक है, वाकई अपनी प्राइस में बिल्ट इन कर लेगा टैक्स जो भी है, लेकिन ये टैक्स का निज़ाम जो है वो आप अगर ये चक्कर में कि जी छोटे छोटे गांव देहातों से आप टैक्स कलेक्ट कर लेंगे जो उसमें मुश्किल नजर आती है। सही। अच्छा, अब मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम गर्मा की आमद है और इस सूरत हाल में एनर्जी सेक्टर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। जिस तरह से हम इस वक्त मईशत को लेकर बात कर रहे हैं तो जो तरक्की का पहिया है वो हमारी सनत से जुड़ा हुआ है। एनर्जी सेक्टर के हवाले से हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके? देखिए, एक एनर्जी सेक्टर वाहिद सेक्टर है जिसमें बहुत मेहनत हो रही है लेकिन कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा फंस चुका है कि आपने बेसिकली सर्कुलर डेट के ऊपर है, प्लस आपका जाहिर है कि कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, फिर आपके जो
टेक्निकली देखा जाए लाइन लॉसेज हैं, वो अब तक हम 2 साल हो गए केयरटेकर गवर्नमेंट से बात करते आ रहे हैं और आज तक हमने कुछ चीज अचीव नहीं किया। हमने सिर्फ मैक्सिमम ये अचीव किया है कि हमने प्राइवेट IPPs के पर थोड़ा सा कर्व लगा के थोड़ा सा पीछे कर लिया है आहिस्ता। ये एक ऐसा पाकिस्तान के लिए टाइम बॉम्ब है एनर्जी सेक्टर कि जैसे जैसे आपकी फ्यूल मतलब जो पैरेलल सर्कुलर डेट जो आपका बढ़ता जाएगा नुकसान होगा, प्लस कि सोलर एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी की जितनी यूटिलाइजेशन बढ़ती जाएगी तो आपकी पाए बहुत छोटी होती जाएगी यूजर की, तो वो सारा जो रिस्क है और वो जो ज़्यादा लोड है वो उन पे पास ऑन हो जाएगा। तो वो जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अब तक एनर्जी के ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जिसको हम कह सकें कि ये गवर्नमेंट की सक्सेस स्टोरी है। तो वो एक ऐसा भी प्रॉब्लम है। डीरेगुलराइज करके देख लें, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा सोल्यूशन निकल सकता है जिसको वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी जो इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो एनर्जी सेक्टर की प्राइसिंग का है। सही। अच्छा, आबादी के तनासुब की अगर हम बात करते हैं तो बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के जो तरक्की है या जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें नज़र आता है और इसी की वजह से हम देखते हैं कि वसाइल की जो तकसीम है वो भी मुनसिफाना बुनियादों पर नहीं हो पाती है। तो जिन ममालिक में हम देखते हैं कि उनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है या उनकी इकॉनमी जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, बूस्ट कर रही है, वहाँ पर भी क्या आबादी का इसी तरह का तनासुब पाया जाता है या फिर पाकिस्तान में ही इतनी तेजी से? मैं आपको बताऊँ, असल आबादी से बड़ा इशू जो है उनकी बेसिकली डेवलपमेंट है। क्या अगर आप क्या देखें, आबादी के बाद अगर आप एक अनपढ़ और एक बगैर पढ़े लिखा एक वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं तो वो आबादी कम भी हो तो फिर भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। असल चीज़ ये, इस आबादी को आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, इसको ट्रेन करें। आजकल तो देखें ग्लोबल हो गई इकोनॉमीज और सारी चीज़ें, तो आप क्या अगर आबादी बढ़ भी रही है आपके पास बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं जो आप बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए भी अपने लोगों को इतना ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपनी नौकरी को, रोजगार को कम कमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मुझे ये बता दीजिएगा कि आज जिस तरह से वज़ीर ख़जाना ने ये बात की है कि मैक्रो इकोनॉमिक पाकिस्तान की जो है वो उसके इस्तेहकाम में खासा इजाफा हुआ है, इसकी क्या तफसील है या इस पर हम किस तरह से देख सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा है? देखिए, इसमें काफ़ी सेक्टर पे काफ़ी काम हो रहा है हमारे यहाँ। अब अगर आप रेमिटेंसेस देखने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम, मैं फिर वही कहूँगा कि सिर्फ हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी पे चल रहे हैं कि हमने इंपोर्ट को कैप किया हुआ है, हमने बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट्स को उसके हिसाब से कंट्रोल किया हुआ है। प्रॉब्लम हमारा इस वक्त हम लोग कुछ अचीव उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं जो आप ये कहें कि जी सस्टेनेबल। अगले 3 साल तक, 2.5 से 3 साल तक अगर हम इसी तरह रिफॉर्म से काम करेंगे, FBR के सिस्टम ठीक करेंगे, सारी चीज़ें, फिर कुछ जाके आपका काम हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में आप ये कहेंगे जी हम तो बहुत हमने कामयाबियां हासिल की हैं, तो आंसर इतना गलत है। ठीक है। तो रेहान साहब, आपके ख्याल में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या ऐसी कौन से शोबे हैं जिनमें सरमायाकारी करते हुए पाकिस्तान अपनी बरामदात को बढ़ा सकता है? देखिए, इस वक्त सबसे एक मैंने फिर वही बात की, लो हैंगिंग फ्रूट ये है कि आपके पास जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है आप उसको ट्रेन करें। उसके लिए आप मैसिव, चाहे वो इंटरनेशनल आपके डोनर से पैसे लें या फिर आप खुद करें, आप बेसिकली अपनी अगले साल 6 महीने के अंदर स्किल लेबर तैयार करें और उनको बाहर भेजें। हम अगर ये सोचते हैं कि अगर हम टेक्सटाइल में आगे बढ़ जाएंगे, आंसर नो। हाँ, IT में देखें सब मसला ये हो रहा है कि हमारे यहाँ डाटा स्पीड और ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने देखा होगी कोई $60 अरब की तो खाली डाटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ ये आ रहा है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह इस तरह के काम तो कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इंसेंटिवाइज करना है अपने IT सेक्टर को वो हम कर नहीं पा रहे हैं और ना होगा, क्योंकि जो रीजन में सऊदी अरेबिया और UAE जैसी इकोनॉमीज हैं वो उन्होंने एक चीज़ रियलाइज कर ली है कि जी उनकी अब सर्वाइवल जो न्यू इकोनॉमी पे, तो उसमें सबसे मेजर रोल IT प्ले करेगा। तो बहुत इंसेंटिवाइज कर रहे हैं नए स्टार्टअप्स को और जो फ्रीलांसर्स है कि वो सऊदी अरेबिया और UAE आके काम करें, नहीं है तो अपने मुल्क में बैठ के काम करें। तो वो इन कंपनीज के लिए, तो हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत मेहनत करके इसको सीधा करें ताकि हमारे पास एक जो सप्लाई साइड है वो इम्प्रूव हो
क्योंकि हमारे यहाँ इतनी उसमें मसला होता है, सप्लाई ज्यादा होती है तो आपके किसान को वो प्राइस नहीं मिलती, अगले साल वो फसल नहीं लगाता। तो प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इस वक्त हम ट्रेनिंग्स पे काम करें और लोगों को तैयार करें। और इस वक्त यूरोप खुला हुआ है, पूरा आपका मिडल ईस्ट खुला हुआ है, तो उस पर काम करें। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। रेहान अतीक हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात, और हम कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत और पॉलिसियों के मुस्तकबिल के हवाले से कि जो इशारे दिए जा रहे हैं माशी सिमत में, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। जिस तरह से आज वज़ीर ख़जाना ने बैंकिंग समिट में अपने ख्यालात का इजहार किया और ये बताया गया कि पाकिस्तान की मईशत हालिया पॉलिसीज़ की वजह से या कुछ इस तरह के इक़दाम की वजह से इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन हुई है कि अगर वो कंटिन्यू रहती हैं तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो $1 ट्रिलियन तक अपनी मईशत को फ़रोग़ दे सकता है। कुछ और मौज़ूआत पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और कुछ बात करेंगे शिकायती सेल के हवाले से। अवाम कराची के जो गिरां फरोशी से खासे परेशान हैं उनके लिए शिकायती सेल कायम किया गया है कमिश्नर कराची की जानिब से, किस तरह से ये काम करेगा और लोगों की शिकायत का इजाला करेगा, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात करेंगे जोड़िया बाजार में कायम किए जाने वाले शिकायती सेल के हवाले से। गिरां फरोशी के खिलाफ जो इक़दाम किया गया है और जिस तरह के स्टेप्स इस वक्त लिए जा रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से, वो कितने सूदमंद साबित होते हुए नजर आएंगे और कितने फ्रूटफुल हो सकेंगे कराची के अवाम के लिए, क्योंकि गिरां फरोशी एक ऐसा मसला है जिससे साल के 12 महीने कराची के शहरी नबरद आजमा रहते हैं। लेकिन माह रमजानुल मुबारक की आमद से चंद दिन कबल ही जिस तरह से महंगाई का एक तूफान उमड़ आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम हम देख रहे हैं कि लिया गया है। इस पर कुछ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार। बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे देखने वालों को कि ये जो शिकायती सेल कायम किया गया है या इस तरह के और मजीद मराकज कायम किए जाएंगे, इनका क्या बेसिक मकसद क्या है और कितनी अहमियत के हामिल ये समझे जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो प्राइमरीली ये काफी इफेक्टिव है। तो ये फर्स्ट सेल नहीं है जो कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी ने स्टार्ट किया। इससे पहले हमने एक और भी किया था कमिश्नर ऑफिस में। एक ट्रायल बेस हमारा चला है जो अभी भी चल रहा है। बेसिकली हमने एक ट्रायल बेस किया था जहां हमने क्विक रिस्पांस, इफेक्टिव रिस्पांस की टेक्निक ट्राई की इलेक्ट्रॉनिकली। तो जब उस पर रिस्पांस काफी अच्छा आने लगा, पब्लिक डायरेक्टली हमें कंप्लेन भेज रही है और हम डायरेक्टली उसी वक्त एसीज को पाबंद कर रहे हैं विद अ टाइम एंड डेट, और उनके नहीं करने पर उन पर सख्ती की जा रही थी। जब रिस्पांस अच्छा लगने लगा तो ये सेकंड फेज पे चला, स्पेशली रमजान के हवाले से। यहाँ आपको भी पता है प्राइसेस काफी स्पाइक अप करती हैं और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कोई भी सोल्यूशन और ईजीनेस इनके लिए, पब्लिक के लिए स्पेशली, ये कमिश्नर साहब ने सेकंड टाइम ये जो लॉन्च किया था ट्रायल बेस। सही। अच्छा, जो ग्रोसरी के होलसेलर्स हैं या जो इनकी एसोसिएशन है, वो इस तरह के स्टेप्स को कितना सराहती हुई नजर आती है या किस तरह से ताउन करती है इसमें? प्राइमरली जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग और जहाँ तक मैंने विटनेस किया, इतना ताउन पे नहीं हो रहा था। इतना नहीं था, जितना होता तो इतनी मुश्किलात नहीं होती, इनको इतना हमें बार बार बुलाया जाके मीटिंग इतनी नहीं होती थी अगर ये डायरेक्टली ऑर्डर फॉलो करते। अब जाके उनको रिपीटेडली जो कमिश्नर साहब वीकली मीटिंग्स करते हैं और उनको अब तो जबरदस्ती पाबंद कर दिया है, एक चोक होल्ड में कर दिया है ये सारी यूनियंस को एंड सारी जो ये डिपार्टमेंट्स हैं सबको एक चोक होल्ड पे कर दिया विद अ वेरी सीरियस अफेक्टनेस। यहाँ तो कमिश्नर साहब कुछ एक्शन पे आ जाते हैं तो इनको थोड़ा कंट्रोल में आ गए ये। अच्छा, जो प्राइस कंट्रोल टीम्स की हम परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या रमजानुल मुबारक के दौरान उसके लिए कोई खास स्ट्रेटजी अपनाई गई है? कुछ और प्लान्स मजीद हम ये देखते हैं कि इस वक्त पाइपलाइन में मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से जिक्र हो रहा है आम दिनों का, तो आम दिनों में तो हमें नजर आता है अक्सर ये टीम्स जो है वो एक्टिव होती हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी कर रही होती हैं जो गिरां फरोशी करती हैं। लेकिन स्पेशली रमजान के लिए किस तरह का लाहे अमल जो है वो या किस तरह का प्रोसेस जो है वो इस वक्त तैयार किया जा रहा है? तो बेसिकली हमारे मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे होते हैं। कमिश्नर साहब काफी ऑपरेशन होते हैं, डीसी से एनफोर्समेंट हो जाती है, पोलियो हो जाती है। रमजान में हमारा मेन और प्राइम फोकस होता है प्राइस चेकिंग पे। पूरे ऑपरेशन एक साइड हो जाते हैं और हमारा प्राइम फोकस होता है प्राइस चेकिंग पे, जहां हम हफ्ते में हर सब डिविजन में 3-4 दफा करेंगे। अब आप समझें कि एक दिन में 2 दफा वो प्राइस चेकिंग हो रही होगी हर सब डिविजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो वो जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ गए हैं, डिस्ट्रैक्शन थोड़ी साइड पे कर दी है। इस पे प्राइम फोकस चल रहा है इस वक्त, पहले से ज्यादा इस दफे। सही। अब जो ये हम देख रहे हैं कि कंप्लेंट सेल्स कायम किए गए हैं, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी क्या इस सिलसिले में कुछ काम किया जा रहा है कि लोगों को किस तरह से इसके बारे में मालूमात हासिल हो सकें या वो प्रोसेस इस बारे में जान सकें कि किस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए वो अपनी कंप्लेंट्स इसमें लॉन्च कर सकते हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं और जो भी कमिश्नर साहब की सारी टीम है, हम ऑब्वियसली अपने मीडिया और प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, न्यूज यूज करते हैं, चैनल यूज करते हैं कि ये मैसेज बाहर जाए जहां लोग डायरेक्टली कंप्लेन करें, और फिर हम खुद कमिश्नर ऑफिस में इसको मॉनिटर करते हैं विद अ टाइम स्टैम्प। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई कंप्लेन करता है, हम उसको उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं एंड आई मॉनिटर इट पर्सनली टाइम फ्रेम के साथ कि कितना जल्दी हो सकता है, और फिर जब हो जाता है हम जिसने कंप्लेन है उसको कॉल बैक करते हैं कि रिजॉल्व हो गया, नहीं हुआ तो हम दोबारा ये ऑपरेशन करते हैं। ऑन रिपीट साइकिल चल रही है ये। सही। और किस तरह का हम ये देखते हैं कि इन कंप्लेंट्स के बाद किस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, या जिनके खिलाफ ये शिकायत होती हैं, क्या उनके खिलाफ किसी किस्म के कोई मुकदमात दर्ज होते हैं, कोई फाइन किया जाता है, या किस तरह का इस पर रिस्पॉन्स आता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्लेंट्स तो किस्म किस्म की आती हैं, एंटी इन्फोर्समेंट से लेके थेफ्ट से लेके मल्टीपल आती हैं, पर हर चीज का हम एक सॉलिड प्रूफ लेते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, और हम कंप्लेनेंट को वो प्रूफ भी भेजते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि भाई यहाँ प्राइस हाई थी, तो हम वहां जाके चालान भी करते हैं और चालान की कॉपी भी अटैच करते हैं रिस्पॉन्स में। हम कॉल करके बताते भी हैं, पूछते भी हैं। अच्छा, समटाइम कुछ इस तरह की भी शहरियों की कंप्लेंट सामने आती है कि जो कंप्लेंट आपका सेल है उस पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उनको समटाइम कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, या शायद उनकी कंप्लेंट लॉन्च करने में कुछ कोई लूप होल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से उनको वो मुनासिब रिस्पांस नहीं मिल पाता जिसके वो समझ रहे होते हैं कि उनको रिस्पांस मिलना चाहिए। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसके लिए क्या हल निकाला जा सकता है? Definitely, see, this is a trial and error वाला concept. I cannot say कि ये 100% foolproof situation है, नहीं। यहाँ काफी complaints आती हैं जो हमसे pertain भी नहीं करती हैं। अब यहाँ काफी complaints आती हैं regarding waste या pollution, which हम समझते हैं it is a problem और हम वो forward करते हैं, पर हमारा जो prime focus होता है how quick हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हाउ क्विक हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो बेशक इतनी काफी कंप्लेंट्स होती हैं जिसको हम इंटरटेन नहीं कर सकते, पर वो भी इतनी नहीं होती टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जोड़िया बाजार में जो एक होलसेल मार्केट है कराची की बड़ी, वहां पर जो ये कंप्लेंट सेल जो है वो लॉन्च किया गया है, उसका कोई खास एक स्पेसिफिक मकसद है, या फिर इस तरह से हम देखेंगे और दीगर मकामात पर भी ये कंप्लेंट सेल्स लॉन्च किए जाएंगे? प्राइमरली पॉपुलेशन को देख के ये किया था, ये पॉपुलेशन को माइंड में रखे किया था, क्राउड को देखे, बाजार को देखे, क्योंकि यहाँ काफी कंप्लेंट क्वालिटीज पे भी आती हैं। प्राइस सेटिंग एक चीज है, पर क्वालिटी कंट्रोल पे भी कंप्लेंट्स आती हैं, और वो एक प्राइम लोकेशन फील हो रही थी जहाँ पब्लिक को फील हो गया था हम उनके सेंटर में हैं और उसको क्विक रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। ठीक, सही। बहुत शुक्रिया। हाजिम भंगवार हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, और हम कुछ बातचीत कर रहे थे शिकायती सेल के क़याम के हवाले से कि कमिश्नर कराची की जानिब से ये एक इक़दाम हम देख रहे हैं गिरा फरोशी को कंट्रोल करने के लिए, कि इससे कबल कमिश्नर कराची के दफ्तर में ये कंप्लेंट सेल इसका आगाज़ किया गया और इसमें शिकायत दर्ज की गई शहरियों की, और अब एक होल सेल मार्केट है कराची की जोड़िया बाजार जहाँ पर यह कंप्लेंट सेल लॉन्च किया गया है। और कहना यह है हासिम भंगवार का कि वो शहरी जिनकी शिकायत लॉन्च होने के बाद उनको किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं मिल सकता, उसको भी हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर लोगों की कंप्लेंट्स रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, इशूज उनके एज इट इज बरकरार हैं, तो इसमें वो मजीद कंप्लेंट्स भी आगे दर्ज करवा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कराची में होने वाले मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से कि इंसाफ की तलाश में आज मुस्तफ़ा के अहले खाना सिविल सोसाइटी के साथ एक जगह एहतजाज करते हुए नजर आए, और इस एहतजाज का क्या मकसद था और क्या बावर कराने की कोशिश की जा रही थी कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत पूरे मुआशरे को, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और इस वक्त हम कुछ बात करेंगे कराची में एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस के हवाले से जिसको सॉल्व करना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से कि इंसाफ की तलाश में दर दर फिरने वाले उनके वालिदैन अब कराची की सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और शिकवा कना है उन तमाम तर इदारों से जो उनके बच्चे को बाजियाब कराने में नाकामी का मुजाहिरा करते हुए अब कुछ इस तरह की शख्सियात के इस केस में इन्वॉल्व होने को मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं जिनका सुनकर न सिर्फ वो बल्कि कराची का एक आम शहरी भी हैरान रह जाता है। कुछ बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज सुहेल शब्बीर। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। क्या सुहेल, अब तक की तहकीकात सामने जो आ रही हैं, मौजूदा सूरत हाल है क्या, करंट पोजीशन क्या है इस वक्त इंक्वायरी की? देखें, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको बताऊं कि ये बज़ाहिर तो एक केस निकला था अगवा और कत्ल का, लेकिन उसके बाद जब तफ्तीश शुरू हुई, चीजें सामना शुरू हुई,
तो उसमें अब लग ऐसा रहा है कि ये तफ्तीश कत्ल केस से हटके जो है वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया की एक बहुत बड़ी चेन है जो डिस्क्लोज हुई है। उसमें जिस तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उसमें लग ऐसा रहा है कि ये शायद कराची से शुरू होने वाला खेल जो है वो इस्लामाबाद में रुकेगा और इसके ताने बाने कोयटा और अफगानिस्तान तक जो है वो मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इसके ताने बाने जो है वो नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और यूएस की मार्केट से भी मिलेंगे। इसका अब अगर आप थोड़ा सा इस नेटवर्क को समझेंगे तो आपको हैरानी होगी कि किस मुनज़्ज़म अंदाज में ये काम चल रहा था। जो पुलिस, मैं समझता हूं कि पुलिस सिस्टम बहुत बड़े प्रेशर में रहकर ये काम कर रही है, और पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस के ऊपर किस लेवल का प्रेशर होगा, मैं आपको इस चीज से अंदाजा बताऊंगा कि एक पार्सल जो निकलता है नाइजीरिया से बगैर किसी के नाम का, और उस पर एड्रेस दर्ज होता है डिफेंस के एक ऐसे बेंगलो का जो बेंगलो गुज़िश्ता 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। उस नेटवर्क ने क्या करना है, नाइजीरिया से जो है वो एक वाटर कूलर जो है वो भेजना है कार्गो के जरिए कराची में। वो वाटर कूलर की साइटों में सारा जो है वो मंशियात भरी हुई है। वो वाटर कूलर यहाँ पकड़ा जाता है कस्टम के हाथों। उसकी बदकिस्मती कहें कि वो कस्टम के हाथों पकड़ा जाता है। जब उसको खोला जाता है तो उसके अंदर से 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो जो है वो आला क्वालिटी की जो मंशियात है वो बरामद होती है। कस्टम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार साल में ये कर चुकी कि वो जब भी इस तरह का कोई आइटम खोलती थी उसके अंदर से मंशियात मिलती थी, और उसका एड्रेस जो है वो डीएचए कराची के किसी ऐसे बेंगलो, ऐसे फ्लैट या ऐसे एड्रेस का होता था जो 10 साल, 20 साल, 15 साल से बंद होता था। जब वो कोरियर कंपनी वाला उस जगह पर लेके जाता था तो कोरियर कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व होती थी, और उसका जो नुमाइंदा है वो वहां पर रिसीविंग लाकर दिखा भी देता था और अपने इदारे को मुतमईन भी कर देता था। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था। ये मंशियात बाहर मुल्क से आके कराची, कराची से जो है वो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कोयटा, कोयटा से अफगानिस्तान, इतना बड़ा नेटवर्क है कि जिसको पुलिस ने खोला है तो वो पुलिस खुद चकरा कर रह गई है कि हम इसके अंदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग FIA से इसकी जो है वो तफ्तीश कराएं, हम कस्टम से जो है वो इसकी जो है वो स्मगलिंग की जो है वो तफ्तीश कराएं, हम जो है वो इसके अंदर मर्डर की तफ्तीश करें, अगवा की तफ्तीश करें, बिटकॉइन की तफ्तीश करें। मतलब किस जाविये से कौन कौन सा बिजनेस है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन सोहेल, जो तफ्तीश हम देख रहे हैं उसमें जो दोनों हम ये समझें कि मुस्तफ़ा या अरमगान दोनों की जो फैमिलीज हैं उनके जो स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं उसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि दरअसल काम हो क्या रहा था। कुछ बयानात हमें कॉल सेंटर्स के हवाले से सामने आते हैं, कुछ बयानात हमें ड्रग हैंडलर्स के हवाले से सामने आते हैं, कुछ कहते हैं कि मालूम नहीं था कि अरमगान के पास इतने पैसे की रेल पेल किस तरह से थी। तो ये जो एक इतना बड़ा नेटवर्क अब खुलता चला जा रहा है, और फिर जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की शख्सियात अब इस केस में सामने आई हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस तरह के वाकयात में, तो ये सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर कि क्या ढके छुपे अंदाज में मुमकिन है कि हो रहा था और कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगाहों से या उनकी बसीरत से ओझल थे ये मामला? देखें, ये बात तो हर ज़ी-शऊर इंसान को पता है, और जो थोड़ी सी मालूमात रखते हैं उनको पता है कि डीएचए में तकरीबन जो है वो मंशियात इतनी आम है कि हर होटल, हर रेस्टोरेंट और हर जो है वो शीशा कैफे और इस तरह की जगहों पे बआसानी जो है वो मिलती है। अच्छा, बात ये है कि मंशियात का सबको ये तो पता था कि मिलती है, बिकती है, सब कुछ होता है। किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ लाता कौन है, होता कहाँ से, कि चलता किस तरह है, क्या होता है। अब जब ये नेटवर्क बस्ट हुआ है तो उसके बाद सारी सूरत हाल क्लियर होना शुरू हुई है। अभी तक की तफ्तीश में लगता ऐसा है कि ये मंशियात का एक पूरा नेटवर्क था जिसकी जो पेमेंट है वो बिटकॉइन और जो दीगर जराए हैं उसके जरिए की जाती थी। जब ये नेटवर्क को ये चीजें पता चली कि इस तरह पेमेंट हो सकती है तो नेटवर्क यकीनी तौर पर उनको कॉल सेंटर से जो डब्बे से हासिल होने वाली रकम है उसके बारे में भी पता चला, तो फिर उन्होंने वहां पैसा भेजना भी शुरू कर दिया, वहां से पैसा उतारना भी शुरू कर दिया। तो ये एक कारोबार से दूसरे कारोबार में दाखिल हो गए। मतलब ऐसा चल रहा है कि पूरा इंटरनेशनल खेल है। जिस ड्रग डीलर को इन्होंने पेमेंट करनी है, उन्होंने यूएस से जो डब्बे की सूरत में पेमेंट उतारी है वो पाकिस्तान मंगवा ही नहीं रहे, वो यूएस से उसी के अकाउंट में वही ट्रांसफर कर देते हैं। सारा खेल वहीं से वहीं खत्म हो जाता है। तो अब ये तो एक जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी हम कहीं बैठे हुए थे किसी जगह पर और ये डिस्कशन हो रही थी कि ये केस या तो किसी आला पुलिस अफसर का ट्रांसफर का सबब बनेगा, अच्छा, या जो वफाकी हसास इदारे के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा। क्योंकि इसमें जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं
या जिस तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो समझ ले पाकिस्तान की सबसे सुपर इलीट क्लास है। उनके बच्चे, उनके पोते, उनके नवासे यूनिवर्सिटीज में बेच रहे हैं, कॉलेजेस में बेच रहे हैं, होटलों पे बैठे हुए बेच रहे हैं। मतलब इतना आम कर दिया। अभी जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए उनकी अगर आप इंटरोगेशन पढ़ें, आपको ऐसी पिक्चर नजर आएगी कि जैसे यहाँ से इस्लामाबाद तो मंशियात भेजना और लाना ले जाना तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये जो कोरियर सर्विसेज की हमें परफॉर्मेंस नजर आ रही है, क्या इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपने अगर कहीं से कोई पार्सल रिसीव किया है और उसको आगे टेक अवे करना है तो उसकी कोई चेक एंड बैलेंस के सिस्टम नहीं होते कि उसको क्योंकि हम अगर कोई छोटी सी भी चीज अगर पार्सल करने के लिए किसी कोरियर ऑफिस जाते हैं तो उसको अच्छी तरह देख फरक के, छान फटक के फिर ही उसको किसी पैकेट में पैक करके आगे पहुंचाया जाता है। तो ये इतना बड़ा बड़ा सामान कैसे किसी मतलब चेकिंग के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था? देखिए, आप अगर कोई कोरियर सर्विस के जरिए कोई भी चीज भेजेंगी तो आप उसकी ऑफिशियल फीस देंगी बस, लेकिन ये अनऑफिशियल फीस भी देता है। अच्छा, तो वही सारा निजाम है जो उनको यहाँ तक लेके पहुंचता है। देखिए, एक कंसाइनमेंट अगर कहीं से किसी दुनिया के किसी मुल्क से लगाया जा रहा है तो उसका नंबर जो है वो पहले यहाँ के लोगों को भेजा जाता है कि इस सीरियल नंबर का ये कंसाइनमेंट आ रहा है, इसको आपने पहले जो है वो क्लियर कर लेना है। ये देखिए पूरा नेटवर्क है, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं, इसी काम की तो लोगों को जो है वो सहूलतें दी जाती हैं। ये अभी आप समझ लें, अगर ये सिलसिला पुलिस ने जिस तरह शुरू किया हुआ है, अगर इस पर पुलिस कारबंद रही और कोई प्रेशर नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें ऐसे ऐसे नाम शामिल होंगे, ऐसे ऐसे लोग मंजर आम पर आएंगे कि आप और हमारे जो है वो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं जो 21 और 20 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो खुद बराह रास्त इन चीजों में इन्वॉल्व है। अब पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहा कि पुलिस उनके ऊपर जो है वो किस तरह छापामार कार्रवाइयां करे, उनको किस तरह गिरफ्तार करे। इसमें शोबिज इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं कि आप सुनेंगी तो आप परेशान हो जाएंगी, क्योंकि ये जितनी भी इलीट क्लास अपने आप को कहलाती है या है वो तमाम की तमाम जो है वो तकरीबन 80% 70% जो है वो इस मंशात की आदि हुई है। सही। उन सबको या तो खरीदना है या पीना है या बेचना है। तो ये सब देखें, जब इस तरह का इंसान पीना शुरू करता है, जमा करना शुरू कर देता है, अपने लिए स्टॉक रख लिया, तो वो एक स्टेप ऐसा आता है कि वो बेचना भी शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन सुहेल ये इतना कॉमन कैसे हो गया शहर में? अचानक से तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये चंद दिनों की बात हो। और जिस तरह से हम इन इदारों को देखते हैं जिनका काम ही इस मंशियात की सप्लाई को रोकना है या इसकी रोकथाम है, जिस तरह से आपने भी बात की कि एक आम से होटल पे भी किस तरह से हुक्के के नाम पर लोगों को नशे का आदी बना दिया जाता है और लोग बाकायदा फैशन के तौर पर इस ट्रेंड को अपनाते हुए नजर आते हैं, जिस तरह यंगस्टर्स हम देख रहे हैं कि इसकी लत में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये किस तरह से तमाम तर कार्रवाइयों, तमाम तर रोकथाम और तमाम तर जो ऑपरेशंस हैं उसके बावजूद 80% लोग अगर शहर के इस लत में मुब्तला हैं, तो फिर क्या उन इदारों की कारकर्दगी सवालिया निशान नहीं है जिनका काम था इसकी मुमानियत? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सवालिया निशान इन इदारों की कारकर्दगी पे 200% है, और लेकिन इन इदारों की हिम्मत को भी इस टाइम सलाम है कि जितना बड़ा प्रेशर लेने के बाद भी ये इस तरह के नेटवर्क को लेके चल रहे हैं। देखें, इलीट क्लास में आप किसी को भी उठाएं, किसी के ऊपर भी हाथ डालें तो उसके 4 अच्छे सिफारशी शहर में मौजूद हैं जो विद इन मिस कॉल अपने बंदे को ना सिर्फ रिलीज करा सकते हैं बल्कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी करा सकते हैं, उसका ट्रांसफर भी करा सकते हैं, कुछ करा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो पुलिस, वो कानून नाफिज करने वाले इनकार, वो क्या करेंगे? एक वाकया जो है वो आज से कोई 10 साल पहले का है कि एक शहर में आला जो है वो एक अफसर आए थे, उनको जब ये शिकायतें मिली कि वो इलाकों में जो है वो खवातीन के साथ बदतमीजी की जाती है और उनको कोई अगर रोकता है तो उस पुलिस वाले का और उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। तो उस अफसर ने फिर ये पॉलिसी अपनाई थी कि अपने इदारे के लोगों को सादा कपड़ों में जो है वो वहां पर डिप्यूट किया था, और इस तरह की कोई अगर वारदात करता था किसी खवातीन के साथ तो उसको वहीं पर जो है वो उसको अच्छी खासी उसकी धुलाई कर देते थे और उसके बाद वो खुद भी रवाना हो जाते थे। तो ये सिलसिला जब शुरू हुआ था तो वहां पर खवातीन के साथ बदतमीजी के मामला जो है वो खत्म हो चुके थे। मतलब तो ऑन स्पॉट अगर सजा का अमल शुरू हो जाए तो आपके ख्याल में ये मामला कंट्रोल में आ सकते हैं? देखें, ये मामला जब भी कंट्रोल में आएंगे जब तक इस सोसाइटी के जो बड़े, यानी कि इन फैमिलीज के जो बड़े हैं, जो दादा, जो पापा, जो बाबा उनको सपोर्ट करते हैं, वो जब तक अपने बच्चों को डिसऑन नहीं करेंगे या अपने बच्चों को खुद
कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने बच्चों के पीछे आके खड़े नहीं होंगे कि अगर वो कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसके पीछे भी जाके खड़े हों, उनको छुड़वाएं, भी उनके ऊपर कार्रवाई करने वालों को जो है वो सस्पेंड भी कराएं। तो जब तक ये नहीं होगा। ठीक, अच्छा अब ये बता दीजिए कि अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, क्योंकि अब जिस तरह से चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो मंजर पर नहीं लिए जा सकते, लेकिन बिहाइंड द कर्टन सबको पता है कि फिल्म क्या चल रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहनों में नए से नए सवालात को जन्म देती हैं। तो ये तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनको आप कहते हैं कि जी बहुत प्रेशर में रहकर ये काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एतमाद किस तरह से बहाल हो अवाम का इन इदारों पर? देखिए, आवाम का एतमाद इसी सूरत में बहाल हो सकता है, इस केस को आपने एक एग्जाम्पल केस बना देना है, ऐसी मिसाल कायम कर देनी है कि हर पाकिस्तानी बोले कि कोई भी जुर्म करेगा, चाहे वो कितनी ही एलीट क्लास का हो, कितना ही पावरफुल हो, उसको कानून के कटहरे में लाया भी जाएगा, कानून से उसको सजाएं भी कराई जाएगी और उनके ऊपर वही सारे चार्जेस और वही सारी सजाएं उनको होंगी जो एक आम आदमी को भी होती हैं। तो यकीनी तौर पर जो है वो एक आम आदमी इस बात से मुतमईन होगा कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, तफ्तीशकार जो है वो तमाम तर कार्रवाइयां करने की सलाहियत भी रखते हैं और प्रेशर को बर्दाश्त करने का उनके ऊपर हौसला भी है। तो जाके अवाम इस बात से मुतमईन होगी, वगरना जिस तरह माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि या तो किसी के अफसर का ट्रांसफर हो जाएगा या फिर केस को किसी तरह जो है वो कमजोर कर दिया जाएगा और इन मुल्जिमान को जो है वो आसानियां मिल जाएंगी और उसके बाद वो बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे, बाहर भी आ जाएंगे और फिर वहीं से एक नेटवर्क दोबारा काम करेगा। ठीक है, अच्छा अभी जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आप ये कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से न सिर्फ कैफर किरदार तक उन तमाम तर लोगों को पहुंचाया जाए जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बल्कि आइंदा के लिए भी उनकी सरपरस्ती से जो है वो एहतियात की जानी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मुल्क में ऐसा कुछ मुमकिन है? क्योंकि जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से खुद आपने अपनी बात में कहा कि जी एक मिस्ड कॉल के ऊपर मामलात कैसे तय हो जाते हैं और कैसी सेटलमेंट्स हो जाती हैं, तो ये सब बातें, तो ये सब बयानात, ये सब लफाजी तो कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने मिसाल के तौर पे मौजूद हैं। हाल ही में नताशा केस एक हमने देखा, इससे बेशतर बहुत सारे केसेस देखे, इंसाफ तो कहीं मिलता नजर नहीं आता। तो क्या हम ये समझ लें कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस के जो इनके वालिदैन हैं या जो इनके और दीगर प्यारे हैं वो भी इंसाफ के मुंतजिर रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिस्टम जिस तरह से चल रहा है इस पैराए में अगर हम बात करें, अगर इस पैराए में आप बात करेंगे तो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि ये केस भी उसी जो है वो सिस्टम की नजर हो जाएगा, वही सब चीजें होंगी। आइंदा 1, 2, 3, 4 महीने बाद आप भी भूल जाएंगी, हम भी भूल जाएंगे और ये केस दोबारा से या तो कहीं सेटलमेंट हो जाएगा या फिर ऐसा कोई सीन बन जाएगा कि जिससे जो है वो मुल्जिमान को फायदा हो जाएगा, मुल्जिम बाहर आ जाएगा। मुल्जिम अरबपति खरबपति बच्चा है, उसको टेंशन किसी बात की नहीं है, उसको थाने से लेकर जेल तक हर किस्म का प्रोटोकॉल मिलेगा और वो बाहर आके बआसानी दोबारा अपना धंधा शुरू कर देगा। सही, लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए जो इक़दामात जरूरी हैं वो होते हुए हम नहीं देख रहे। देखिए, अगर मैंने फिर जिस तरह आपको बताया कि अगर पुलिस ने या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस केस को एग्जाम्पल बना के उसको भरपूर सजाएं दिलवा दी और खौफ खतर गिरफ्तारियां की जिस तरह अभी तक कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस का ना सिर्फ मोराल अप होगा, पुलिस पे लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा और इस मुआशरे से एक बहुत बड़े नासूर को खत्म करने की भी जो है वो रास्ता मिल जाएगा कि किस तरह इस नासूर को खत्म किया जा सकता है। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सुहेल शब्बीर, डिप्टी डायरेक्टर मेट्रो 1 न्यूज़, और हम कुछ बातचीत कर रहे थे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से कि उनके प्यारे अब भी इंसाफ की तलाश में कराची की सड़कों पर एहतजाज बुलंद करते नजर आते हैं और उम्मीद की शमा जलाए खड़े हैं कि शायद इस केस में मुलव्विस जो नाम सामने आ रहे हैं, जो किरदार हैं पर्दे के पीछे, अगर उनको वाकई करार वाकई सज़ा दे दी जाए और इंसाफ फराहम कर दिया जाए मुस्तफ़ा आमिर समेत उन तमाम तर लोगों को जिनकी वजह से उनके प्यारे उनसे अलग हो जाते हैं, तो न सिर्फ कराची से बल्कि इस मुल्क से हमें इस तरह के तमाम तर मामलात की बीख करनी होती हुई नजर आ सकेगी जो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल कुछ मजीद मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।